हमने पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था कि सूडो फोर्स क्या होता है। अब हम उसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं। पहला सवाल तो आता है कि व्हेन इज सूडो फोर्स अप्लाइड। सूडो फोर्स कब लगाते हैं? तो इसका जवाब है whenever an observer wants to apply Newton's law and observer have some acceleration with respect to ground. Whenever an observer wants to apply Newton's law and observer have some acceleration with respect to ground. सूडो फोर्स इसलिए नहीं लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, सूडो फोर्स इसलिए लगाते हैं कि ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। एक ब्लॉक रखा है और एक आदमी जमीन पर बैठा है। देयर इज ए ब्लॉक केप्ट एंड मैन इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। अकॉर्डिंग टू दिस मैन there will be one force mg, one normal, no other force. So 0 is equal to m into a. So a is also 0. There is no force, no acceleration for this observer. But when there is some cart and observer is sitting on the cart and there is a block kept on the ground and his cart have some acceleration in left side and there will be some acceleration in the eyes of observer. Whenever there is some acceleration in the eyes of observer, he will observe some acceleration in the objects. इसके आइज में इधर एक्सेलरेशन है, तो जब ये इसको देखेगा ना तो ये इस तरफ एक्सेलरेट करता दिखाई देगा। mg will act downward, normal will act downward, but there is no force to explain this acceleration. According to this observer, the velocity of the block is increasing. इस observer के हिसाब से if he want to explain this, he has to apply pseudo force. Without pseudo force, he cannot explain. So whenever observer accelerates, different objects in the space acquires some acceleration with respect to himself. To explain that acceleration, a pseudo force is required. जब भी कोई ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेट करेगा, सपोज करो कि मैं इस कमरे में इधर की तरफ वेलोसिटी बढ़ाने लग जाता हूं, तो इस कैमरे में एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा, दीवारों में आ जाएगा, सब में आ जाएगा, जबकि किसी ने बाहर से फोर्स तो नहीं लगाया। तो उस एक्सेलरेशन को कैसे समझाएंगे हम? तो इसके लिए फिर हमें कहना पड़ेगा कि एक काल्पनिक फोर्स लगा दो, तो ये समझ में आ जाएगा। तो सूडो फोर्स इसलिए नहीं लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, सूडो फोर्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है और वो ही सॉल्व करना चाहता है, ये एक्सप्लेन करना चाहता है, तो इसको चाहिए। इसके हिसाब से नहीं, ये कह रहा नहीं जा रहा है, नहीं फोर्स भी नहीं लग रहा है, सही है। तो जो भी ऑब्जर्वर ग्राउंड पर बैठ के सॉल्व करेगा वो सूडो फोर्स नहीं लगाएगा। सूडो फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन ऑब्जर्वर इज हैविंग जीरो एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो सूडो फोर्स कब लगाते हैं?
ये बताया व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की दिशा क्या होती है? तो इसका जवाब है ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्जर्वर जब इधर एक्सेलेरेट करता है तो संसार में सब जगह उसे अपोजिट में एक्सेलरेशन दिखाई देता है। मैं जब कैमरा की तरफ एक्सेलेरेट करता हूं तो कैमरा मुझे मेरी तरफ एक्सेलेरेट करता दिखाई देता है, ये सब चीजें पीछे की तरफ एक्सेलेरेट करती दिखती है। तो मुझे उसी डायरेक्शन में फोर्स भी चाहिए मेरे एक्सेलरेशन के हिसाब से। तो जब जब ऑब्जर्वर जिधर भी एक्सेलेरेट करता है सभी चीजों में अपोजिट में ए ऐड हो जाता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए फोर्स भी उसी डायरेक्शन में चाहिए। तो सूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये जानकारी हो गई। तीसरा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स। ठीक है, लगाएंगे। सवाल है कितना लगाएं, कुछ कानून चाहिए, ऐसे कुछ भी लगा देंगे। तो मैग्नीट्यूड को समझाने के लिए ऐसे देखो, मान लो ये कोई गाड़ी है, इस पे ऑब्जर्वर बैठा है, इसके सामने एक थोड़ा चूहा आ गया ना, और एक हाथी भी आ गया, है ना, चूहा भी आ गया और हाथी भी आ गया। आसमान में एक स्टार भी है, स्टार, चूहा, हाथी, स्टार, है ना, तीन चीजें आ गई। अब इसकी गाड़ी जो है एक्सेलेरेट कर रही है इधर की तरफ, थोड़ा इधर ही ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं हाथी से। इस डायरेक्शन में इसकी गाड़ी एक्सेलेरेट कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैन, इस चूहे में इधर एक्सेलेरेशन, इस हाथी में इधर एक्सेलेरेशन, स्टार में भी इधर एक्सेलेरेशन। तो सब में ये एक्सेलरेशन किसी ने दिया होगा तो फोर्स भी चाहिए उसके लिए, और अलग अलग को अलग अलग चाहिए। तो इसका फोर्स आएगा मास ऑफ चूहा इनटू ए। भाई चूहे को कम फोर्स में उतना एक्सेलरेशन मिल जाएगा। हाथी के लिए लगाओगे तो मास ऑफ हाथी इनटू ए, मास ऑफ स्टार इनटू ए। जिसका जैसा मास है उसको उतना ही फोर्स चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से एक्सेलरेशन गड़बड़ हो रहा था तो भारी को उतना एक्सेलरेशन देने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। तो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स, mass of object into acceleration of observer with respect to ground। ऑब्जर्वर में जो एक्सेलरेशन होगा वो, और ऑब्जेक्ट में जो मास, क्योंकि भारी के लिए भारी फोर्स चाहिए। हाथी को हाथी के बराबर धक्का मारना पड़ेगा जब ए मिलेगा उसको, चूहे को चूहे के हिसाब से चाहिए, स्टार को स्टार के हिसाब से चाहिए, और हर चीज पे सूडो फोर्स लगेगा।
on every particle of this universe, pseudo force will act for this observer. इस ऑब्जर्वर के लिए हर चीज पे लगेगा. ये अपने आप पे भी लगाना चाहता है. मान लो ये ऑब्जर्वर है, यहां पर बैठा है. इस ऑब्जर्वर की दाढ़ी भी एक, ठीक है, तो दाढ़ी पे भी सूडो फोर्स लगाएगा अगर दाढ़ी का बैलेंस देखना चाहता है. मास ऑफ दाढ़ी इंटू ए. कण कण पे सूडो फोर्स लगेगा. उस आदमी की खुद की दाढ़ी पे भी लगाएगा वो, है ना, और वो किसी पे भी लगा, तारे, सूरज, चांद, तारे सब कुछ आ जाएंगे. बस शर्त है कि आदमी एक्सेलरेट करना चाहिए. वेन एवर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट्स देयर विल एक्ट सम सूडो फोर्स ऑन एवरी पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स वेन एवर ही वॉन्ट्स टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ. जब भी वो न्यूटन्स लॉ लगाना चाहता है. इस हाथी को समझने के लिए कोई दूसरा आदमी नीचे बैठा है, ये सोच रहा है इसको नहीं चाहिए, इसके हिसाब से हाथी आराम कर रहा है. नो फोर्स इज रिक्वायर्ड. और हाथी अगर भागने भी लग गया तो उस पर फ्रिक्शन लग जाएगा. सब उसको समझ में आएगा, उसको बिना किसी सूडो फोर्स के सब समझ में आ जाएगा. सूडो फोर्स का चक्कर इसलिए पड़ा कि आदमी एक्सेलेट कर गया, उसकी वजह से दुनिया में एक्सेलेशन दिखाई दे जाता है, इसलिए हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ता है. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब हो गया. अब इसके ऊपर सवाल लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. There is a block of mass 20 kg. There is a man inside and there is a man outside. This is A, this is B. This lift is moving up with acceleration of 4 meter per second square. There is a man inside the lift. There is a man outside the lift. अब यहां पर हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ए, ए के हिसाब से उसने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया. टेंशन नीचे 20 जी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ए 0. So according to A, T minus 20G equal to 0. Tension is equal to 200 Newton. According to B, जो B देख रहा है उसके हिसाब से ऊपर टेंशन, नीचे 20G और इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू B. ब्लॉक का एक्सेलरेशन B के हिसाब से. सो अकॉर्डिंग टू B, T माइनस 20G, 20 इंटू 4, तो T इज इक्वल टू 280. ऐसा A ने सॉल्व किया, ऐसा B ने सॉल्व किया. तो अब सवाल ये है, विच इज करेक्ट. पहला ऑप्शन है both A and B are correct. Both A and B are wrong. A is correct. B is correct. A is correct, B is wrong. B is correct, A is wrong. ठीक है. एक कहता है कि धागे में टेंशन 200 न्यूटन और एक कहता है 280. Both are saying different. In the same string they are saying different tension. One is saying 200 and other is saying 280. तो अभी पूछा है कि दोनों सत्य बोल रहे हैं,
both are saying correct, the statements are correct, or A is correct, B is correct. There are 4 choices. You have to select one of these. फैसला हो गया है. जिनका कहना है कि A is correct choice, A के सपोर्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बहुत सपोर्ट मिला. हाँ, मतलब ये वाला ए ऑप्शन की बात चल रही है. मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट. इसके अंदर कौन है सपोर्ट करने? वही थे ना जो उन्होंने ये समझा जो मैंने बोला. 16 हो गए हैं. जिनका कहना है कि बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. 1 2 3 विद्यार्थी डी के सपोर्ट में गए. बाकी ज्यादातर टीम ए के सपोर्ट में गई. अच्छा देखो, अगर ए वाली बात मान लेते हैं एक बार के लिए, दोनों सच बोल रहे हैं. सपोज करो कि जो स्ट्रिंग है ना 220 पे टूट जाती है. मान लो कि स्ट्रिंग ब्रेक्स एट टेंशन 220, तो इसके हिसाब से तो 200 और इसके हिसाब से 280. तो एक के हिसाब से तो स्ट्रिंग टूट जाएगी और एक के हिसाब से स्ट्रिंग सीधी रहेगी, नहीं टूटेगी. तो दोनों बातें सच्ची हो सकती है. रस्सी टूट भी गई और नहीं भी टूटी. एक ही चीज में टेंशन दो अलग अलग कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती. टेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर, दे मस्ट बी सेम. टेंशन चार्जेस के बीच का फोर्स है. देर आर 2 चार्जेस, दे विल अप्लाई सम फोर्स k q1 q2 by r square. देयर चार्ज इज सेम, देयर डिस्टेंस इज सेम. तो इसमें ऑब्जर्वर का लेना देना क्या है? जैसे धरती और एप्पल के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनके मास उनके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. ऑब्जर्वर कहीं घूमता फिरे उस पर थोड़ी डिपेंड करेगा. ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर. टेंशन, नॉर्मल, mg, फ्रिक्शन, ऑल आर इंडिपेंडेंट of observer. That means they are same for all observer. That means their value is same for all observer. Normal, tension, friction, mg, these all are independent of motion of observer. For every observer, mg will be mg, tension will be same. एक कह रहा है 200, एक कह रहा है 280, एक ही स्ट्रिंग में दो टेंशन. ये कोई बात हुई? है ना? होना तो एक ही चाहिए था. कुछ पूछना चाह रहे हो? सारे फोर्सेस में आगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बोलते हैं कि फ्रेम डिपेंडेंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होता है. ऐसे कुछ है, इसलिए मैं तो आपको 11वीं क्लास के हिसाब से बोल दिया यहां पे. वैसे सारे फोर्स होते हैं. व्हेन वी टेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एज ए होल, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर, बट ओनली द मैग्नेटिक पार्ट विल ऑब्जर्वर डिपेंडेंट. है ना? एक हिस्सा किसी ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है. तो टेंशन, नॉर्मल, mg, फ्रिक्शन, ये 11वीं में फोर्स आते हैं. ये सब के सब ऑब्जर्वर से इंडिपेंडेंट. यानी इसका मतलब कोई तो एक झूठ बोल रहा है, कोई एक तो गलत कर रहा है. ये बी वाला जो है ना, जमीन पे बैठ के सोचता है, इसका सही. दिस इज ओके. तो बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग. अब ए से पूछा जाए कि भाई आपने क्या गलती कर दी, तो भूल गया कि उसकी आंखों में एक्सेलरेशन था. ऑब्जर्वर जब न्यूटन्स लॉ लगाना चाहता है और उसकी आंखों में एक्सेलरेशन हो, देन ही हैज टू अप्लाई सम सूडो फोर्स आल्सो, विदाउट विच न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. इसका मतलब ये इसका कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया. अब इसने दोबारा किया.
tension 20 g, pseudo force 20 into 4, एक्सेलरेशन 0। अंदर बैठे आदमी को ब्लॉक रेस्ट पे दिखाई देगा, पर उसको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो t माइनस 20g माइनस 80 इक्वल टू 0 280। जब इसने सूडो फोर्स शामिल कर लिया तो इसका न्यूटन्स लॉ सही हो गया। तो वेन एवर न्यूटन्स लॉ इज अप्लाइड फॉर एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर, वी मस्ट हैव टू कंसिडर सूडो फोर्स, विदाउट विच आवर आंसर विल बी रॉन्ग। बहुत सारे बच्चे हो गए रॉन्ग, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले ही सवाल था, ऐसी अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए कि पहला सही हो जाएगा ना। दूसरा सवाल करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक गाड़ी एक्सेलरेशन ए से जा रही, फाइंड कांस्टेंट एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल। देखो इसका जवाब, सॉल्यूशन। एक ऑब्जर्वर जमीन पर बिठाया गया। अब ये सवाल है कि इसने देखा और इसने देख के बताया। अगर एंगल कांस्टेंट है, इफ थीटा इज कांस्टेंट, देन acceleration of ball should be equal to acceleration of cart. If there is some difference in acceleration, the angle will change. This point has same acceleration A, and if this point will also have same acceleration A, if two points have same acceleration, then string will remain like this. अब किसी का acceleration कम ज्यादा होगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ? जब गाड़ी स्टार्ट हुआ होगा तो गाड़ी में ऐसे फ्रिक्शन लगा होगा, तो इस वाले पॉइंट में एक्सेलरेशन आया होगा, इसमें 0 था, तो ऐसा करने से ये गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ गया होगा और ये ऐसे पीछे हो गया होगा, टिल द टेंशन हैव सम कंपोनेंट टू प्रोवाइड सेम एक्सेलरेशन। तो ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, तो ऐसे पेंडुलम थोड़ा हिलेगा डुलेगा, लास्ट में रुक जाएगा। So for this observer, when theta is constant, the acceleration of ball will be equal to the acceleration of the cart. For this observer, force diagram will be this: T, mg, and acceleration A. Observer sitting on the ground will never apply pseudo force. So we have to solve in two directions. T sin theta will be equal to ma. T cos theta is balanced by mg. Vertical force balance, Newton's law. Now we can divide these two. Tan theta is equal to a by g. Tan inverse a by g. This is the thinking process for the observer sitting on the ground. और वो ऐसे solve करेगा. For the observer sitting in the cart, there will be difference in thinking. Okay. For observer in cart, when there is an observer sitting inside the cart,
according to him the ball will be at rest. Acceleration of ball, if theta is constant with respect to observer, will be 0. The ball will not move in any direction because it is fixed. For observer sitting inside the cart, the ball will be at rest. So its acceleration is 0. Now when he want to apply Newton's law, he will draw same force, tension, same force mg, but his eyes have acceleration a. Whenever there is some acceleration in the eyes of the observer, he has to apply pseudo force opposite to the acceleration ma. So according to this pseudo force is pulling the ball in left side, so that is why it is making this angle. And resultant of these two will be opposite to tension, to cancel this. So you can say that tan theta is equal to ma by mg, a by j. For the resultant to be opposite to the tension, from this triangle, tan theta is equal to perpendicular upon base. We can apply Newton's law also, T cos theta equals to mg, T sin theta equals to ma. सही बात. कब? जब जमीन पे बैठ के सॉल्व करो, पर जब नहीं करोगे तब. अब अगला सवाल करते हैं. अब तुम बिना सूडो फोर्स के करके दिखाना ना. तुमको पता कैसे चलेगा जरूरत है कि नहीं? इस तरफ 5 kg, इस तरफ 10 kg. 5 kg और 10 kg. और ये गाड़ी इस तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. ये सरफेस स्मूथ दिया हुआ है, कहीं फ्रिक्शन नहीं. देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर. We have to find tension in the string. You should solve in the frame of cart. Solve this question for the observer sitting in the cart. एक ऐसा ऑब्जर्वर लो जो गाड़ी में बैठा हुआ ना, उसके लिए सॉल्व करो. इनसाइड कार्ट, बाहर से तुम ट्राई कर लो. इसका कहाँ, इस बॉल में एक्सेलरेशन कहाँ है? न्यूटन्स लॉ में बॉल का एक्सेलरेशन होता है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में 0 है. हो गया क्या? सॉल्यूशन देखो, ये अगर इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप ऑब्जर्व करोगे ना तो कुछ दिक्कतें हैं. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करोगे तो इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन होगा, इस पुल्ली में भी होगा, इसमें दोनों तरफ होगा. फिर कांस्टेंट मोशन में इन दोनों का एक्सेलरेशन बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये लेंथ जो है इस पुली के एक्सेलरेशन से डिफरेंट रेट से चेंज होगी. तो कहने का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है. बट फॉर द ऑब्जर्वर इनसाइड द कार्ट दिस टेबल बिकम्स एट रेस्ट.
इसके अंदर इसका कांस्टेंट मोशन इजी है टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. सो वेन एवर an observer sitting inside the cart is taken, in this case it will be beneficial. We can easily identify this. For this observer, these two blocks have same acceleration of in magnitude, but for the ground observer they have different acceleration. तो इसके लिए देखते हैं 10 kg 10 g and टेंशन और इधर सूडो फोर्स 10 इंटू 6, इधर 5 kg का ब्लॉक 5g, इधर सूडो फोर्स 5 इंटू 6, इधर n, इधर t. Force in this direction is 60, force in this direction is 50. That means this block will move up. This will move like this. Let this acceleration be b. The force 60 is greater than 50. So this block will lift up. ये अजीब लगेगा कि ऐसे चलाएंगे तो ये ऊपर चढ़ रहा है इधर जा रहा है. सोचना ही कठिन हो जाएगा ग्राउंड वाले को तो. हाँ वो ऐसे जाएगा, थोड़ा कठिन होगा उसको सोचना. इसका एक्सेलेरेशन b, इसका एक्सेलेरेशन b. तो 60 माइनस टी इज इक्वल टू 10b, t माइनस 50 5b. इनको ऐड कर दो 10 बराबर 15b, b बराबर 2/3. टेंशन इज इक्वल टू 50 प्लस 5 इंटू 2/3 10/3 160/3. तो टेंशन विल बी इक्वल टू 160/3. ऐसा किसका है 1 2 3. हाँ जिन्होंने नीचे माना होगा उनका एक्सेलरेशन माइनस का आ रहा होगा, यानी ऊपर जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन नंबर 6 और 6 कैसे 4. ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ये एक्सेलरेशन से. लिफ्ट इज मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन है. फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में टेंशन मालूम करो. देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन. एक ऑब्जर्वर को इस लिफ्ट में बिठा दें. इसकी आंखों में ये एक्सेलरेशन है. ये m2g और m1g तो बनाएगा ही, इसको एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा m2a और m1a. यहां पर टेंशन, यहां पर टेंशन. इसका एक्सेलरेशन b और b इसका ऊपर. कहने का मतलब ये हुआ कि जो इधर वाला ब्लॉक है इस पे टेंशन ऊपर, नीचे m1g, नीचे m1a और इसका एक्सेलरेशन ऊपर b मान लिया. लिफ्ट के रेस्पेक्ट में दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा m2g m2a और t, और ये b एक्सेलरेशन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में है. Pseudo force is applied because observer have some acceleration that will be in a downward direction. Pseudo force will be downward direction. T minus m1g minus m1a will be equal to m1b. m2g plus m2a minus t is equal to m2b. अभी इक्वेशन सॉल्व करेंगे आप. सॉल्व करने से देखो b क्या आता है.
m2 माइनस m1 m2 प्लस m1 इंटू जी प्लस ए। ये पहले जो अपना आंसर आता था उसमें जी की जगह जी प्लस ए आ गया। इसको हम कहेंगे कि इफेक्टिव ग्रेविटी। सूडो फोर्स और mg दोनों एक तरफ लग रहे हैं तो इफेक्टिव ग्रेविटी इज इंक्रीज्ड। तो जो पिछला आंसर था उसकी जगह पे जी इफेक्टिव आ गया। टेंशन निकालोगे 2m1 m2g प्लस ए अपॉन m1 प्लस m2। ये भी आंसर पहले वाले से मिलता जुलता है तो आप इसको लिख सकते हो 2m1 m2 g इफेक्टिव अपॉन m1 प्लस m2। जब सूडो फोर्स और mg फिक्स फोर्स है तो हम दोनों को मिला के एक नया ग्रेविटी बना देते हैं और उसके हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। तो जो पुराने आंसर थे उसमें g की जगह पर g प्लस से आ गया, एक्सेलेरेशन में भी टेंशन में भी। ठीक है, एक और सवाल। वेज का एक्सेलेरेशन कितना रखें ताकि ब्लॉक स्लाइड न करें? सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे बढ़िया है वेज पे बैठ जाओ। किसी को रोकना चाहते हो उसी पे बैठ जाओ तो वेज रुक जाएगा। बस आपको एक ही काम करना पड़ेगा, सूडो फोर्स। अगर हम ये चाहते हैं कि ये ऊपर भी स्लाइड ना करे नीचे भी ना जाए तो ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा, इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होनी चाहिए। सो एम ए कॉस थीटा शुड बैलेंस एम जी साइन थीटा, so A should be equal to g tan theta. So whenever wedge have acceleration g tan theta, block will not slide. When acceleration is greater than g tan theta, block will move up. Less than g tan theta, block will move down. It is easy to solve this question in wedge frame. तो किसी किसी में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है, इसीलिए सूडो फोर्स बताया ताकि जरूरत पड़ने पर हम दूसरी फ्रेम में भी न्यूटन्स लॉ लगा सकें। जिसकी जिद है कि मैं ग्राउंड की फ्रेम में लगाऊंगा, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई सूडो फोर्स नहीं आएगा। एक और सवाल। This cart is moving down with acceleration a. Find constant angle phi. phi कितना होगा ये पता करो। आपको हिंट देता हूं, गाड़ी की फ्रेम में न्यूटन्स लॉ लगाओ और जितने भी फोर्स है उनके कंपोनेंट पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन करो तो इजी हो जाएगा। फाइंड कंपोनेंट ऑफ ईच फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। फ्री बॉडी डायग्राम गाड़ी में बैठ के बनाओ।
जो भी फोर्स लग रहे हैं उनके दो कंपोनेंट कर लो, पैरेलल टू इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। देखना इजीली आंसर आ जाएगा। mg के कंपोनेंट तो मैं ही कर देता हूं, mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा। ठीक है, बाकी के तुम कर दो। गाड़ी की फ्रेम में फ्री बॉडी डायग्राम और देखो इसका जवाब। एक ऑब्जर्वर को गाड़ी में बिठाया और उसने क्या देखा, ये इंक्लाइन प्लेन था, ऐसे डायग्राम, यहां पर टेंशन है। अब ये थोड़ा सा और टेढ़ा दिखा देता हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, है ना। ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल फाई होगा, ये टेंशन, ये फाई दिया हुआ है, नीचे mg, पीछे सूडो फोर्स ma। तो अब इस बॉल के ऊपर फोर्स डायग्राम में कंपोनेंट करेंगे t cos फाई, t sin फाई, ma, mg sin थीटा, mg cos थीटा। इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे कोई एक्सेलरेशन नहीं, फोर्स बैलेंस कर दो, बैलेंस। t cos फाई इज इक्वल टू mg cos थीटा, t mg sin थीटा इज इक्वल टू t sin फाई प्लस ma। तो यहां से t sin फाई का वैल्यू आ गया, और t cos फाई जो है वो ऊपर दे रखा है mg cos थीटा। इनको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने से आ गया tan फाई g sin थीटा माइनस a अपॉन g cos थीटा। फॉर्मूला तैयार हो गया। ऐसा किसी का है क्या? 1 2 3 4। देखो mg sin थीटा cos थीटा तो मैंने कर ही दिया था, ma तो सीधा ही था, सिर्फ आप टेंशन के ही कंपोनेंट नहीं कर पाए। बोला था पैरेलल टू इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन करना था, सॉल्व हो जाना था। अब इसमें केस दर्ज करते हैं। केस 1, इफ a इज इक्वल टू 0, मान लो कि एक्सेलरेशन 0 है, तो इससे आ जाएगा फाई इज इक्वल टू थीटा। तो ये कैसा होगा, चित्र देखो। अगर ये गाड़ी एक्सेलरेट नहीं करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी या रेस्ट पे रहेगी, तो इसका पेंडुलम जो है सीधा रहेगा, वर्टिकल, एकदम वर्टिकल, और ये वाला एंगल थीटा होगा। अगर a की वैल्यू 0 है तो फाई बराबर थीटा, और मास एकदम वर्टिकल होगा। तो गाड़ी अगर इंक्लाइन प्लेन पे खड़ी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो मास एकदम सीधा होगा, धागा सीधा होगा मतलब। केस 2, इफ a इज इक्वल टू g साइन थीटा, तो फाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर स्मूथ सरफेस पे स्लाइड करती हुई जा रही गाड़ी, तब होता है g साइन थीटा। उस केस में फाई 0 आ गया, इसका मतलब ये बॉल ऐसे रहेगी, सीधी परपेंडिकुलर रहेगी, इसके साथ 90 डिग्री ऐसे रहेगी, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन हो जाएगी।
जब तक ए की वैल्यू जी साइन थीटा से कम रहेगी आगे की तरफ ही रहेगी. व्हेन ए ग्रेटर देन जी साइन थीटा, तब ये बॉल पीछे की तरफ चली जाएगी ऐसे. उस केस में फाई नेगेटिव आ जाएगा. जनरली जी साइन थीटा से ज्यादा एक्सेलेरेशन होता नहीं. जी साइन थीटा स्मूथ सरफेस में होता है. तो ये गाड़ी के एक्सेलरेट करने वाला केस हो गया इंक्लाइन प्लेन पर. एक आखिरी सवाल करते हैं, 7वां सवाल. ये कोई कर्व है, इसका शेप पैराबोला है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर. फिर अपन इसको, इसमें एक बीड रखा हुआ है और ये स्मूथ है. अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर की तरफ भगा रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. तो ये बीड इस पे ऊपर चढ़ जाएगा. कहां तक चढ़ेगा? ऐसे इसको लेके भागोगे ना, ये बीड पीछे खिसक जाएगा ऊपर. कितना हाइट तक जाएगा? जब आप इसको दौड़ाओगे तो ये बीड फिसल के इधर चला जाएगा. फाइंड height of bead when it attains equilibrium with respect to rod, with respect to, हाँ ये पैराबोलिक शेप रॉड. ये जो पैराबोलिक शेप की रॉड है, इसके रेस्पेक्ट में जब ये रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उस समय ये इसका कर्व का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर. सॉल्यूशन देखते हैं. एक ऑब्जर्वर को इस पे बिठा देते हैं. इसने देखा, तो अकॉर्डिंग टू हिम देयर विल बी सूडो फोर्स ऑफ m into 4. There will be mg. There will be normal reaction. Let us take this angle be theta. So this will be 90 minus theta. Force is in this direction should balance because it is not moving. So m into 4 cos theta should be equal to mg sin theta. M get cancelled. So tan theta is equal to 4 by 10, 2 by 5. Now tan theta is dy by dx, which is equal to 2 by 5. So you can differentiate this 8x. So put tan theta 8x, 2 by 5. So x will be 1 by 20. You can put x 4 into 1 by 20 square, 4 upon 400, 1 by 100, 1 centimeter, 1 by 100 meter,
सो 1 सेंटीमीटर हाइट। ओके, किसी का आया क्या? नहीं आया। समझ में आया क्या? समझ में आया, ठीक है। अब यहीं पे रोकते हैं, चैप्टर की समाप्ति हुई।